नमस्कार, मैं आपके साथ अबॉइंता मलिक। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज मेरे साथ मौजूद है ऋषिपाल जी, जो कि एक एडवोकेट हैं और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे नेशन लाइव चैनल पर। नमस्कार जी, धन्यवाद आपके नेशन लाइव जो चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद जी सर, आप एमसीडी इलेक्शन पर क्या कहना चाहेंगे, जहां पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा ही बनी हुई है, तो इस बार क्या लगता है, आप भाजपा ही दोबारा से बाजी मारने वाली है या फिर इस बार किसी दूसरे को चांस मिलेगा? देखिए, पिछले 15 सालों में दिल्ली की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और दिल्ली की राजनीति में उस परिवर्तन को हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी पार्टी जो है, जो एक आंदोलन से शुरू हुई थी, आज दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली की विधानसभा में काबिज है और इतनी सारी सीट लेके काबिज है। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। अब ये देखना है कि जो आम आदमी पार्टी ने जो विधान काबिल तारीफ़ है, तो सर आप क्या कहेंगे इस पर कि जो उन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खुलवाए हैं, साथ ही एक पेटी के साथ एक पेटी मुफ्त, एक शराब के साथ एक मुफ्त, और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पिंक ठेके जो हैं महिलाओं के लिए खोले गए हैं, जहां पर महिलाएं लीगली जाकर शराब ले सकती हैं। तो क्या कहना है आप? देखिए, ये एक एक्साइज जो पॉलिसी है, अभी आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी में जो परेशानियां आ रही हैं, लोग जो शिकायत कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन के लिए भी सरकार कोशिश करेगी। इसमें परिवर्तन क्या हो सकता है, इस एक्साइज पॉलिसी के अलावा जितने भी क्षेत्र आम आदमी पार्टी के पास थे, जैसे स्कूल थे, क्या नाम सर, आपने स्कूलों की बात कही, तो मैं आपसे ज़रा ये बात बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था कि मैं हर विधानसभा में 7 नए स्कूलों का शिलान्यास करूंगा, नए स्कूलों का उद्घाटन करूंगा। तो सर 7 नए स्कूल, तो क्या एक ईंट तक नहीं डली है अभी उन नए 7 स्कूलों की? देखिए, 7 नए स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को स्कूल जो है प्रोवाइड हैं। स्कूलों की कमी नहीं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास मतलब मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और मुझे सीट नहीं मिली या मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, तो सरकारी स्कूल पर्याप्त। मैं अभी हैदरपुर कवर करके आई हूँ, तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम अगर बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने लेके भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट से उनको पीछे मतलब रख दिया जाता है कि यहाँ पर अभी एडमिशन नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सीट्स नहीं है, जो कि उनके पास के क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं उनमें ऐसा कहा जाता है गरीब बच्चों के साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये क्षेत्रीय समस्या हो सकती है। और ये जहाँ तक बात है एक रूल की कि भाई रूल रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर जो एडमिशन कराने आ रहे हैं, माँ बाप आ रहे हैं, तो उनका नाम पता, उनके जो डॉक्यूमेंट है, आईडी प्रूफ जरूर चाहिए। और हो सकता है एक क्षेत्र के अंदर, एक क्षेत्र में स्कूल है, उसमें जितने बच्चे हैं वो बच्चे वहाँ पर शॉर्ट पड़ रहे हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जितने स्कूल की सीटें दिल्ली में हैं, जो बच्चे हैं, उस हिसाब से कहीं कोई कमी नहीं है जी। तो एक सवाल और मेरा आपसे ये है सर, स्कूल पर ही अभी भी ऐसे कई स्कूल्स हैं सर जहाँ पर प्रॉपर जो है पानी की सुविधा नहीं है, या फिर अगर मिड डे मील मिल भी रहा है तो फिर मतलब साफ़ सुथरा नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है सर स्कूल के बच्चों के। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम तुलना करते हैं पहले के कामों में और तुलना करते हैं अब के कामों में, तो हम ये पाते हैं कि जो उससे पहले की जो सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में जो स्कूलों की स्थिति उससे पहले काफ़ी सुधरी है। तो तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि कंपैरेटिवली पहले से सुधार ज़्यादा है। तो हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि जो एमसीडी के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर भी अगर आम आदमी पार्टी आती है तो हम एक सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और, जो एमसीडी इलेक्शंस हैं, तो अभी इलेक्शन के कुछ पहले ही स्कूल खोले गए, ठेके खोले गए, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब बड़ा मुद्दा लोगों को लगता नज़र आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? स्कूल जो रीओपनिंग की बात कर रहे हैं आप, इतने समय से कोविड समय में स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद था, और एकदम से अभी जब चुनाव आ रहे हैं तो ठेके भी खुल रहे हैं, साथ ही जो एजुकेशनल चीज़ें हैं वो भी खुल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे तो आपको मालूम है कि लगातार कोरोना का स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है, और दिल्ली के अंदर कल ही जो सोमवार से जितनी भी तरीके की जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, सारी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी गई हैं। जब हर क्षेत्र में रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई हैं तो नेचुरली जो बच्चे 2 साल से घर बैठे हुए हैं, आप सोचो जो एकेडमिक ईयर है, 2 एकेडमिक ईयर जो है काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर पिछले 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हुए थे, ऑनलाइन एजुकेशन वो लोग कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है सर बच्चों पर कितना फ़र्क पड़ा होगा?
नहीं देखिए, अगर ऑनलाइन बच्चे एजुकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनको मोमेंटम है, जो उनको आना है जाना, मूवमेंट जो है उनका वो काफ़ी कम हो रहा है। जब क्लास में बच्चा जाता है, बच्चा 30-40 बच्चों से मिलता है जुलता है, तो उसका जो मतलब होराइजन है, उसकी जो सोच है, समझ है, टीचर से मिलना है, स्कूल जाना है, उसका जो रूटीन है, उन सब चीज़ों फ़र्क पड़ता है। इसलिए स्कूल को फिजिकल होना ज़रूरी है, बच्चों को वहाँ स्कूल जाना ज़रूरी है, जिससे कि ना केवल वो एजुकेशन बल्कि और जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे खेलना है, कूदना है और सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए फ़िज़िकल स्कूल की ओपनिंग बहुत ज़रूरी है। सर, आप हिजाब के मामले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ जो हिजाब है सर, वो कॉलेजेस में अलाउड है, मतलब बुर्खा कॉलेजेस में अलाउड है, मगर जो क्लासेस हैं वहाँ पर आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे निजी तौर पे जानकारी है और जो मेरे अपने मित्र हैं, मुस्लिम मित्र हैं, मैंने जब उनसे पूछा है तो उन्होंने ये कहा कि हिजाब जो एक वस्त्र है वो हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर हम संविधान की बात भी करते हैं तो धर्म जो है वो अंतकरण की हमारी हम अंतकरण से क्या सोचते हैं, अंदर से क्या सोचते हैं, प्रभु से मिलना, अपने परमेश्वर से मिलना, अपने उससे हमारा संबंध स्थापित करना, वो आत्मिक बातें हैं। हिजाब पहनना या भगवा वस्त्र पहनना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए भौतिक बातें हैं, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने स्कूलों में कहा, स्कूलों में कर्नाटका में ऑलरेडी, और बाकी जगह भी क्या है, ये नियम है कि स्कूलों में एक यूनिफॉर्म का कोड होता है, एक नियम होता है, सही बच्चों को एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी होती है, और 12th के बाद जो है यूनिफॉर्म का नियम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो फ्री हैं। लेकिन मैं निजी तौर पे मैं चाहूँगा कि देखो, हर बच्चा जो है, चाहे बेटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, उनको बढ़ने का पूरा हक है। हम चाहते हैं, आज हमारी बेटियां चांद पे जा रही हैं, आज हमारी बेटियां NDA के अंदर जो है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर उनकी भर्ती हो रही है, वो जज बन रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़े बच्चियों को आगे से आगे जो मौके दिए जा रहे हैं, वो मौके दिए जाएँ, वो अपनी उसमें आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि वो एक किसी हिजाब के बात के लिए उनका जो शिक्षा का स्तर है या शिक्षा की बात को रोका जाए। सर, एक सवाल और मेरा आपसे कि जो आप निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने भी बजट हाल ही में पेश किया था, तो आपको क्या लगता है कि MCD पर इससे मतलब क्या असर पड़ेगा? देखिए, उस बजट से मैं निश्चित तौर पे मैं पर्सनली तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ। हालांकि ऐसे जो वादे कई बार किए दिए जा चुके हैं कि MCD को जो है फ़ंड का ट्रांसफ़र भी होगा और बड़ी योजनाएं आएंगी, लेकिन योजनाएं कई बार बजट में हो जाती हैं और वो योजना नीचे तक नहीं आ पाती। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि केंद्र स्तर पर अगर मान लो कोई योजना बनती है तो निकाय स्तर पर वो योजना पहुँचे। सर, क्या लगता है आपको, ये जो यूक्रेन और रशिया वाला मसला है, तो इस पर जो भारत की जो नीति है, भारत सरकार की, तो इस पर जैसे वो उनको निकाला जा रहा है वहाँ से, तो क्या आप इससे सहमत है या फिर इसमें और सुधार किया जा सकता था? देखिए, निश्चित तौर पर अगर भारत की नीति को देखा जाए तो भारत की नीति विश्व में यही रही है कि किसी भी तरीके से शांति स्थापित हो, लोगों में भाईचारा हो, और हम ये मानते हैं, पूरा भारत ये मानते हैं कि पूरा विश्व जो एक परिवार है। लेकिन ये भी आपको मानना चाहिए कि हमारे जो रशिया के साथ, रूस के साथ बहुत पुराने संबंध है। रूस हर स्थिति में हमारे साथ खड़ा रहा है और हर स्थिति में जो है रूस ने हमारा साथ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम रूस की गलत बात में भी हम उनका साथ दें। हम फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने जो है रूस के प्रधानमंत्री से बात की है और जितने अधिकारियों से बात की गई है, उनकी कोशिश यही है कि कूटनीतिक तरीके से, इवन UNO के अंदर भी ये मसला आया तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कूटनीतिक तरीके से इस मामले का हल हो और जल्दी से जल्द जो है यूक्रेन के अंदर भी शांति स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जुड़े हुए थे हमारे साथ एडवोकेट ऋषिपाल जी। आगे और न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे जो कि नई चीज़ें होंगी और आपको नई चीज़ों को जानने का मौका भी मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अबोनिता मलिक, नेशन लाइव।